इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रोज सेक्शन के लेसन थर्ड का पार्ट 4। इससे पहले भी जो पार्ट्स आ चुके हैं या इससे पहले जो लेसन आ गए हैं उनको अगर आपको देखना है तो आप ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको वो सारे वीडियोस दिख जाएंगे। ज़रूर जाके देखें। साथ में इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में बात करेंगे वर्ड मीनिंग की और एक्सप्लेनेशन की। ठीक है ना। तो वर्ड मीनिंग की बात चलिए करते हैं। वर्ड मीनिंग की बात करेंगे फिर एक्सप्लेनेशन की। तो वर्ड मीनिंग कुछ ऐसे हैं जैसे फ़ैरो, इसका नाम फ़ैरो है। फ़ैरो एक प्रकार की कैटेगरी या जाति होती थी उस ज़माने में मिस्र में यानी इजिप्ट में। इनिशिएटेड यानी किसी चीज़ को शुरुआत किया। स्ट्रेंजर मतलब सबसे अजीब या अलग। हॉरिफिक मतलब भीषण भयानक। वैक्यूम मतलब निराला यहाँ लिखा है लेकिन इसकी मीनिंग एक तरीके से पागल भी आप कह सकते हो या सन की। मिस्टीरियस, सन की ज़्यादा अच्छा होगा। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय और ट्रेस मतलब निशान होता है, निशान छोड़ के चला गया वो तो ट्रेस बोलेंगे उसको। फिर थ्रोन, थ्रोन मतलब होता है सिंहासन, राजगद्दी। ओवरसॉ मतलब होता है किसी चीज़ का निरीक्षण किया कि मैंने उसको देखा, उसका उसका ना चेक किया, तो ऐसे बोल सकते हैं। रिस्टोरेशन मतलब किसी चीज़ की मरम्मत करना, कोई चीज़ टूट गई थी उसकी मरम्मत करना, फिर से बनाना। स्पेकुलेशन यानी अनुमान लगाना कि भाई ये ऐसा होगा वैसा होगा, इसने वैसा किया तो उसका परिणाम ऐसा होगा वैसे। इन्वेंट्री मतलब किसी की सूची बनाना, लिस्ट बनाना। पोर्टेबल मतलब वहनी यानी जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। जैसे फ़ोन क्या होता है, पोर्टेबल होता है ना। लैपटॉप क्या होता है, पोर्टेबल होता है, वो एक जगह दूसरी जगह ले जा सकते हैं, पोर्टेबल। मैन्युफैक्चरर यानी जो जिसने उत्पाद बनाया, जिसने प्रोडक्ट बनाया है उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरर, है ना। जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसको हम मैन्युफैक्चरर कहते हैं। फिर रिगार्डलेस मतलब उसको ध्यान दिए बगैर, कोई चीज़ है उसको ध्यान दिए बगैर हमने उस पर काम किया तो रिगार्डलेस वर्ड यूज कर सकते हैं। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट मतलब जटिल, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। एरी डिटेल यानी भयानक विवरण। रेडियोलॉजी यानी रेडियोलॉजी मतलब होता है ध्वनिकरण, ऐसे बोल सकते हैं। फोरेंसिक मतलब आपको पता ही है, ये फोरेंसिक क्या है, एक तरीके से डॉक्टर में यूज किया जाता है, डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट में। प्रोब मतलब जांच, है ना। और विंग्ड मतलब होता है पंखों वाली, जिसके पास पंख हो। ठीक है ना। तो फोरेंसिक एग्जैक्ट हिंदी नहीं है, फोरेंसिक मतलब फोरेंसिक ही है यहाँ पर। चलिए आप एक्सप्लेनेशन पे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में अगर कोई डाउट हो, परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों यहाँ से हमें पढ़ना है। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 11th पैराग्राफ से हमें कवर अप करना है। इससे पहले हमने 10th पैराग्राफ कवर अप कर लिया है। इसमें हम 11th पैराग्राफ देखेंगे। देखिए क्या लिखा है, एमन होटप थर्ड, यानी कि देखो कई लोग पहले क्या होता था ना कि लोग अपने मतलब अपने कोई बड़ा राजा है उसके नाम को कंटिन्यू करते थे। जैसे मान लो कि आपका नाम है, गेस करो, आपका नाम है अशोक, गेस करो। तो अशोक का जो बेटा है, अशोक बेटा क्या क्या सोच रहा है कि भाई मैं अपना नाम क्या करूँगा, या अशोक के पिता मतलब अशोक ने खुद सोचा कि भाई जो मेरा बेटा होगा उसका नाम कोई और नहीं होगा, वो उसका नाम अशोक सेकंड होगा, क्योंकि फर्स्ट तो मैं हूँ, अशोक सेकंड। पता चला अशोक सेकंड का भी जो बेटा हुआ, अशोक सेकंड सोचा चलो इसका नाम रखो अशोक थर्ड रखेंगे। तो ऐसे ही एमन नाम के एक राजा थे। हमने जहाँ पढ़ा है एमन पहले ही, उसके आगे पढ़ रहे हैं। टट्स फादर्स और ग्रैंडफादर्स, टट के दादा या परदादा कह सकते हो, एमन हुआ करते थे। टट कौन है, टट एक समय का राजा था। उसके उसके पिता या उसके दादा का नाम एमन मान सकते हो। ये उस समय इजिप्ट में राजा थे। वॉज अ पावरफुल पैराव, पैराव क्या समझते पता है, पैराव जैसे हम लोग इंडिया में नहीं बोलते हैं कि क्षत्रिय ने राज किया, पहले क्षत्रिय लोग राज करते थे, है ना। फिर एक तरीके से हम बोलते नहीं कि भाई राजपूत राजस्थान में राज किए। तो एक प्रकार की एक कैटेगरी या एक प्रकार की जो जाति होती है उन्होंने राज किया। वैसे ही इजिप्ट में एक जाति थी पैराव नाम की, उसने राज किया। जाति नहीं कह सकते हैं, हम कहते थे कैटेगरी एक प्रकार की। ठीक है, तो उस छत्री बोल सकते हैं, छत्री टाइप का कैटेगरी, छत्री कैटेगरी हो गया ना। तो एक वहाँ की जो भी पैराव नाम का एक कैटेगरी थी, वहाँ का
उस कैटेगरी का एक राजा का नाम एमनहोटेप था, एमनहोटेप थर्ड, जो टट के कहाँ गया, टट के पापा या आप बोल सकते हो ग्रैंडफादर थे। ठीक है। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डेकेड, जो जिसने लगभग 4 डेकेड, यानी एक डेकेड में 10 साल होते हैं, यानी 10 साल था, 40 साल लगभग उन्होंने राज किया। एट द हाइट ऑफ द 18th डेंसिटी गोल्डन एज। ठीक है। वो जो बहुत ही गोल्डन एज किसे बोलते हैं पता है? गोल्डन बोलते हैं सबसे सुनहरा समय, सबसे अच्छा समय, सबसे अच्छे समय को क्या कहते हैं? गोल्डन एज। तो वो जो पूरा जो सबसे अच्छा समय था 18वीं राजवंश, यानी उस इजिप्ट की ये 18वीं राजवंश होगी। इसका मतलब होता है ये 18वां वंश था जिसने राज किया। तो उसकी डेंसिटी मतलब होती है जो उनका साम्राज्य जो पूरा था उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया 40 साल राज करके। इतना समझ में आ गया गोल्डन एज तक। हिज सन एमनहोटेप IV, जो एमन थर्ड के बेटे थे, एमनहोटेप IV ही होंगे। ठीक है। देखो नाम बदला जा सकता है, ऐसा नहीं कि आप 4 5 ऐसे बढ़ते जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। लोग रख देते थे पहले ताकि वो जो नाम है, जो सिंबल है, वो जो नाम का डर है या जो नाम का जो खौफ है या बोल सकते हो जो प्यार है वो बना रहे, वो नाम से जुड़ा रहे। इसीलिए लोग 1 2 3 करके आगे बढ़ा देते थे। तो एमनहोटेप जो 4 थे सक्सीडेड हिम। देखो सक्सीडेड वर्ड कहाँ से आया है? आपने मैथ में पढ़ा होगा क्लास 2 3 5 में। सक्सीजर और प्रिसीजर, या आपने पढ़ा होगा ये क्या कहते हैं, प्रिसीजर सक्सीजर, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि 5 के बाद क्या आता है तो आप बताते हो 6। तो 6 क्या है? 6 5 का सक्सीजर है, यानी 5 को आगे बढ़ाने वाला कौन है? 6। वैसे ही एमनहोटेप थर्ड की जो भी संपत्ति थी या जो भी पूरा राज्य था उसको एमनहोटेप 4 ने सक्सीड किया, यानी आगे बढ़ाया। सफल होना यहाँ मतलब नहीं है, आगे बढ़ाया। हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एशियंट इजिप्ट। और ये माना जाता है कि उन्होंने, मतलब जो बेटा था एमनहोटेप 4, उसने एक अलग ही इनिशिएट किया, मतलब एक अलग ही अजीब का एक माहौल, एक पीरियड मतलब होता है एक समय अंतराल, या बोल सकते हैं समय अंतराल, एक ऐसा समय अंतराल उसने शुरू कर दिया, या बोल सकते हो एक ऐसा युग शुरू कर दिया जो इजिप्ट के इतिहास का सबसे स्ट्रेंजेस्ट, यानी सबसे अजीब या विचित्र वो युग था या वो समय था। यहाँ तक समझ में आ गया इजिप्ट तक? ये लास्ट वाली लाइन कि जो राजा था एमनहोटेप 4, अपने पिता की जो संपत्ति मिली थी या जो प्रॉपर्टी मिली थी उसको कुछ अलग तरीके से, बड़े ही अजीब तरीके से उसने चलाया। कैसे चलाया? द न्यू पैरो, जो नया पैरो था, यानी जैसे हम इंडिया में होते तो हम बोलते एक नया छतरी, वैसे वहाँ के पैरो। देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कंपेयर मत करना, ऐसा मत समझना कि इंग्लिश में छतरी को पैराव कहते हैं, ना ना ना, ऐसा मत सोचना। ठीक है, बस अब एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे इंडिया में छतरी होते थे, राज करते थे, वैसे वहाँ पर पैराव राज करते थे। प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटेन। ठीक है, जो नया पैराव था वो किसको वर्शिप करता था? एटेन को वर्शिप करता था। किसको? एटेन क्या है? द सन डिस्क। देखो सूरज होता है, सूरज का जो डिस्क है, यानी सूरज का ये चक्र है, ये गोला वाला, उसकी वो पूजा करता था, उस प्रतीक की वो पूजा करता था, सिंबल की ये क्या करता था? पूजा करता था। चेंज हिज नेम टू द अखेटन। ध्यान देना, क्या लिखा था? अखेटन। उसने क्या किया? अपना नाम चेंज कर लिया। उसका नाम क्या था? याद करो, एमनहोटेप 4 था। उसका क्या नाम था? एमनहोटेप 4 उसका नाम था, लेकिन उसने क्या किया? इसका नाम चेंज करके अपना नाम चेंज करके अकहेटेन लिख दिया। अकहेटेन, जिसका मतलब होता है और सर्वेंट ऑफ एटेन। ठीक है, ये जो जिसकी वो पूजा करता था, एटेन मतलब, ध्यान समझो, एटेन मतलब द सन डिस्क, यानी ये जो गोला चक्र होता है उसको द सन डिस्क कहते हैं। इतना समझ में आ गया? तो एटेन की, उस गोले चक्र की जो वर्शिप करता है, जो सेवा करता है, उसे बोलते हैं एकहटेन। वहाँ के लोगों के हिसाब से इसका डेफिनेशन ये है, ये परिभाषा है। ठीक है, तो उसने अपना नाम एक तरीके से सेवक रख दिया, एकहटेन का सेवक। ठीक। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेबस टू द न्यू सिटी ऑफ एकहटेन।
एक उसने एक नया सिटी बनाया जिसका नाम अकहेटन रखा, और जितने भी देखो रिलीजियस वाले काम होते थे, मतलब कि धार्मिक वाले काम, उसको उसने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया अकहेटन तक। आप बोलोगे अरे क्या मंदिर शिफ्ट कर दिया होगा क्या, या जो उस ज़माने में जो भी होती होंगी क्या उसको शिफ्ट कर दिया क्या? हाँ, कुछ ऐसा उसने किया। देखो सपोज करो कि इंडिया का राजा कहाँ रहता है, दिल्ली में, सपोज करो, गेस करो। तो राजा जब दिल्ली में रहता है तो राजा अपने आसपास मंदिर बनवाएगा, अच्छे बंगले बनवाए, सॉरी अच्छे मंदिर बनवाएगा, और जो मंदिर होंगे वो बड़े मंदिर होंगे। जब बड़े मंदिर होंगे तो वहाँ ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे, यानी कि वो जगह क्या हो जाएगा, ज़्यादा एक तरीके से लोग वहाँ जाके वहाँ पूजा करेंगे क्योंकि भाई मंदिर बड़ी है ना। तो जो राजा जहाँ रहता है वो मार्केट ज़्यादा बड़ी होती है कंपेयर टू अदर मार्केट, है ना। तो ये दिमाग में रखिएगा, कहीं कहीं का भी राजा, पिछले ज़माने में कोई भी हिस्ट्री पढ़िए तो आप देखोगे जहाँ राजा रहा है वहाँ मार्केट ग्रोथ हुई है। जब पटना में पाटलिपुत्र यानी अशोक थे तो पटना का एक अलग ही पूरा वो था, पटना में बताओ यूनिवर्सिटी थी, है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या था, कैप, वहाँ पे वो राजा रहता था। अभी 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 करंट टाइम का देख लो। ये बताइए हमारा कैपिटल कहाँ पे है, दिल्ली में। इंडिया कैपिटल कहाँ पर है, दिल्ली में। दिल्ली में है ना कैपिटल। तो बताइए ज़्यादा ग्रोथ हमें कहाँ दिखता है, दिल्ली में, मुंबई में। मुंबई क्योंकि इकोनॉमिक सिटी है तो उसको छोड़ दे, तो दिल्ली में ग्रोथ दिखता है, अच्छा ग्रोथ दिखता है ना। तो आप क्या समझते हो, ये वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। इसने बंद, मैं इतना पूरी कहानी क्यों घुमा रहा हूँ, इसलिए घुमा रहा हूँ कि आपको ये लाइन एकदम एग्जैक्ट समझ में आ जाए कि जो उसने क्या किया था, रिलीजियस कैपिटल, यानी जो धार्मिक जितने भी चीज़ें थी उसको उसने शिफ्ट कर दिया। एक सिटी का नाम था थेबस, एक सिटी का नाम था थेबस या थीबस कई लोग कहते हैं। उस सिटी में जो जितनी धार्मिक चीज़ें होती थी उसको उसने शिफ्ट कर दिया एक नए शहर में जिसका नाम था एकहटन। एकहटन नामक एक चीज़ में उसने बदल दिया। अब नोन नाउ एज अमरना, अब उसे अमरना नाम से जाना जाता है। मतलब अगर आप जानना चाहते हो अभी, इसको अमरना नाम से जाना जाता है। आप चाहो तो सर्च कर सकते हो, अमरना मिल जाएगा, है ना। फिर भी शायद उसका मॉडर्न नाम आ गया है अमरना, कुछ सालों पहले पुरानी बात है, मतलब 100-150 साल पहले इसको अमरना कहते थे उस जगह को। अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं उस जगह का नाम वही है कि चेंज हो गया, ठीक। तो लिखा ही फर्दर शॉक द कंट्री। देखो यहाँ तो ठीक था, यहाँ तक तो जनता बर्दाश्त कर ली, चलो भाई राजा ने एक नया शहर बनाया, राजा ने क्या किया, अब मंदिर, जितने भी मंदिर थे, मतलब मंदिर तोड़े तो नहीं होंगे लेकिन उससे बड़े मंदिर बना दिए होंगे। और जहाँ राजा होता है जनता वहाँ ज़्यादा होती है, तो सिंपल है, जनता उस एरिया के मंदिर में जाएगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ वही लिखा है कि यहाँ तक तो जनता बर्दाश्त कर ली होगी, लेकिन यहाँ देखिए ही फर्दर, उसने आगे शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग द अम्यून, ध्यान देना, अमून, इसको अमून कहते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा मतलब एक तरीके से बोल सकते हो आश्चर्यचकित जो ये हुआ, उसने शॉक कर दिया, यानी उसने आश्चर्यचकित कर दिया सभी लोगों को, ठीक है। क्या कर दिया, सभी लोग क्या करते हैं, आश्चर्यचकित कर दिया। अमून नाम है, क्या नाम है, अमून। क्या, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, उनका नाम क्या है, अमून नाम है। तो अमून नामक एक मेजर गॉड, एक बहुत बड़े भगवान थे उनके, मतलब इजिप्ट में, इजिप्ट जो देश है वहाँ के जो बहुत बड़े भगवान थे अम्यून नाम के, स्मैशिंग हिज इमेजेस, स्मैश, रुकिए मैं तो इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है, वेट अ मिनट, ठीक है अब सही है। स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उसने पूरे कंट्री को, पूरे देश को शॉक कर दिया, मतलब एकदम बोलते हैं ना, एकदम हिला दिया कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो उसने ये क्या किया, उसके मूर्तियों को तोड़ने लगा। इसको अम्यून कई लोग कहते हैं, आप अमन या अमीन भी कह सकते हो। देखो एग्जैक्ट, क्योंकि ये बाहरी वर्ड है, फॉरेन वर्ड्स हैं, तो हो सकता है कि मुझसे गलती हो जाए। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि जो फॉरेन वर्ड हैं इंग्लिश को छोड़कर, जैसे ये फॉरेन वर्ड है, इंग्लिश भी फॉरेन लैंग्वेज ही है, लेकिन क्योंकि हम उनको सुनते आते हैं, लेकिन इजिप्ट कुछ ज़्यादा ही फॉरेन है। तो अम्यून या अमन, आप जो समझ लो, आप इसको मान लो। लिखा है बाय अटैकिंग अमन अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। नाम से क्लियर है कि उसने पूरी कंट्री को तब शॉक किया, आश्चर्यचकित कर दिया, जब उसने उस ज़माने के सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट गॉड, जैसे हम बोले कि सपोज करो कि इंडिया में शंकर जी का
या कृष्ण जी का या राम जी का मंदिर टूटने लगे, राजा तोड़वाने लगे। गेस करो, कोई राजा है जो तोड़वा रहा है, तो कितना बड़ा भूचाल मच जाएगा, कितने लोग तबाही, मतलब हल्ला उल्ला मच जाएगा, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, राजा राजा अच्छा नहीं है, ये वो होने लगेगा ना। ठीक वैसे ही यहाँ पर हुआ कि जो उसने क्या किया, उसने अम्यून नामक एक बहुत ही बड़े भगवान थे, उनके मूर्तियों को, इमेजेस, उनके यहाँ इमेज मतलब समझ लो मूर्तियाँ, उनके मूर्तियों और टेम्पल्स को उसने क्लोज कर दिया, मूर्तियों को तोड़ दिया और मंदिरों को उसने बंद कर दिया, करवा दिया। अब आगे देखते हैं, इट मस्ट हैव, क्या लिखा है, अगर हम आगे देखें तो इट मस्ट हैव, रुकिए रुकिए, इट मस्ट हैव, रुकिए रुकिए 1 मिनट रुकिए, बस थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, हाँ, इट मस्ट हैव मतलब उसके पास होगा, क्या होगा आगे देखते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल करते हैं, नेक्स्ट पेज जाते हैं। थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा होगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा इसको साफ साफ दिखने की। पिक्चर क्वालिटी अच्छी कर लीजिएगा, एटलीस्ट 480 पिक्सल पे करिएगा, तब फायदा होगा। ठीक है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। बीन अ हॉरिफाइड टाइम, वो कितना हॉरिफाइड, कितने भयानक समय हुआ होगा। सेड रॉय जॉनसन, रॉय जॉनसन ने कहा, कौन रॉय जॉनसन कौन है पहले वो समझते हैं। रॉय जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर, द साइट ऑफ एशियन थाइप्स या थीव्स। तो वो याद करो, थीव्स याद करो, थीव्स शहर था जहाँ से क्या हुआ था, जहाँ से जो ये था एमन, क्या नाम था उसका, एमनहोटेप 4, एमनहोटेप 3 का बेटा, उसने शिफ्ट कर दिया था, याद करो, उसने पूरा मंदिर शिफ्ट कर दिया था। तो उस शहर का क्या नाम था, थीव्स। तो थीव्स में क्या था कि एक रिसर्च सेंटर था जो शिकागो की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने एक रिसर्च सेंटर वहाँ पे बनाया था। ठीक है, जहाँ के डायरेक्टर थे वो कौन थे, रॉय जॉनसन नाम था। तो वहाँ पे वो डायरेक्टर थे, जैसे हम बोलते हैं जाओ वहाँ पे खोज करो, जाओ वहाँ जाओ खोज करो, तो एक यूनिवर्सिटी की टीम जाती है, 10 लोग की, 5 लोग की, 20 लोग की। वहाँ पे वो जो ये थे रॉय जॉनसन, वो वहाँ के हेड थे या डायरेक्टर थे बोल सकते हो। उन्होंने कहा, अपनी किताब में लिखा होगा या अपने आर्टिकल में लिखा होगा कि उस समय जब ये हुआ होगा, जब इतनी हाहाकार मचा होगा, जब मंदिरों को तोड़ा गया होगा या मंदिरों को बंद किया गया होगा, अमन के मंदिरों को, अमन भगवान के मंदिरों को, तो उस समय कितना भयानक समय हुआ होगा, ऐसा रॉय जॉनसन कह रहे हैं। ठीक, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड। वो फैमिली, वो परिवार, वो वंश जिसे बोलते हैं, वंश जैसे अशोका के समय आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य आए, फिर उनके बेटे आए, फिर उनके बेटे आए, फिर कुछ 1-2 बेटे और आए, उसके बाद वो ख़त्म हो गया वंश, मौर्य वंश ख़त्म हो गया। ठीक वैसे ही कुछ साल तक, 50 साल, 60 साल, 70 साल तक राज किए हैं, या उससे ज़्यादा राज किए होंगे, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। ठीक है, अभी याद नहीं है मुझे। तो उन्होंने राज किया। ठीक वैसे ही यहाँ कौन बोल रहे हैं, रॉय जॉनसन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, वो परिवार जिसने सेंचुरीज यानी कई सौ साल राज किया, वॉज कमिंग टू एन एंड, उसका अब अंत होने वाला था। एंड देन अकहेटन वेंट अ लिटिल वैकी, और तब जो अकहेटन था, देखो उसका नाम बदल गया था, याद करो उसका नाम क्या हो गया था, उसका नाम था पहले एमेनहोटेप 4, लेकिन अब उसका नाम हो गया था अकहेटन। अकहेटन मतलब क्या था, याद करिए, अकहेटन मतलब क्या था, अकहेटन मतलब क्या था, अकहेटन मतलब था शायद, हाँ, सर्वेंट ऑफ एटेन। इसका मतलब क्या है, एटेन, एटेन का सेवक, यही मतलब था ना। तो ये जो रॉय जॉनसन है वो आगे लिखते हैं, कि वो परिवार जिसने कई 100 साल तक राज किया उस देश पर, अब उसका अंत होने वाला था। और अकहेटन आखिर में क्या हो गया था, वैकी हो गया। वैकी मतलब था थोड़ा पागल या सनकी थोड़ा हो गया था, है ना, जैसे हिटलर को बोलते हैं ना सनकी था, तो वैसे ही यहाँ पर भी भाई कि ये क्या था, ये सनकी हो गया था, ऐसा रॉय जॉनसन कहते हैं। किसको कहते हैं, अकहेटन को। ध्यान दीजिएगा, अकहेटन कौन था, अकहेटन एमेनहोटेप का बेटा था, एमेनहोटेप 3 का बेटा था, जिसका नाम एमेनहोटेप 4 था पहले, फिर उसने अपने से नाम बदल लिया, अकहेटन रख लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसकी हिंदी है, मैंने बता दिया है, फिर भी इसकी हिंदी में फटाफट रिपीट कर दे रहा हूँ।
टूट के पिता अथवा दादा शक्तिशाली फेरो थे। फेरो मतलब वही जो मैंने बोला, जैसे हमारे यहाँ छत्री होते हैं वैसे वहाँ फेरो, जिन्होंने 18वें राजवंश के सुनहरे युग की चरम सीमा पर लगभग 4 दशक तक शासन किया। 4 दशक। उनका बेटा अमेनहोटेप IV उनका उत्तराधिकारी बना तथा प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे विचित्र युग की शुरुआत की। नए फेरो ने, मतलब नए जो भी छत्री था, मतलब मैं एग्जांपल अपना दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं अपने देश का एग्जांपल देकर छत्री बोल रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ कंपेयर मत करिएगा और ना ही इसको मीनिंग समझिएगा कि छत्री का मीनिंग फेरो होता है, मत, बस एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ। नए फेरो ने सूर्य चक्र की पूजा को उन्नत किया। उन्नत के मतलब उसको बढ़ावा दिया। अपना नाम बदलकर अकहल्टेन या एटेन का सेवक रखा तथा अपनी धार्मिक राजधानी थीमस के पुराने शहर से हटाकर अकहटेन एक नए शहर में ले गया, जो अब अमरहा कहा जाता है। यानी अब प्रेजेंट टाइम में पिछले कुछ सालों से 200-300 सालों से अमरहा कहा जाता है। उसने एक मुख्य देवता अमन पर आक्रमण करके, भाई भगवान पर तो आक्रमण नहीं किया होगा, भगवान की मूर्तियों पर आक्रमण किया होगा, तथा उसकी मूर्तियां तोड़कर उसके मंदिर बंद करके अपने देश में घबराहट पैदा कर दी, है ना। वह बड़ा भयानक समय हुआ होगा। प्राचीन शहर थीबस के स्थान पर लक्सर में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के निर्देशक रे जॉनसन का नाम याद रखना, रे जॉनसन कहते थे, मतलब वो अपनी आर्टिकल में, किताब में कहते हैं, जिस परिवार ने शताब्दियों तक शासन किया, शताब्दी मतलब कई सौ सालों तक, अब वह समाप्त हो रहा था तथा फिर अकहटेन थोड़ा सनकी बन गया था। ठीक, थोड़ा मुझे डिटेल में समझाना पड़ा इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th पैराग्राफ। आफ्टर अकहटेन डेथ, मतलब ऐसा तो नहीं वो अमर हो गया होगा, उसकी मृत्यु जरूर होगी। जब अकहटेन मर गया तो एक मिस्टीरियस, एक रहस्यमयी रूलर, एक रहस्यमयी राजा नेम्ड सेमनखरे, क्या नाम है उसका, सेमनखरे, एक रहस्यमयी राजा सेमनखरे अपीयर ब्रीफली एंड एग्जिस्टेड विथ हार्डली अ ट्रेस। इसका मतलब क्या है, जब अकहटेन की मृत्यु हुई तो हो सकता है उसका कोई बेटा राजा ना बना हो, कोई दूसरा इसमेनखरे नामक कोई एक व्यक्ति था जो राजा बना, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय तरीके से। अर्थात इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पता है, बस इतना पता है कि वह एक राजा बना जिसका नाम इसमेनखरे था, इसलिए यहाँ पे मिस्टीरियस यानी रहस्यमय तरीके से यूज किया गया है। अपीयर्ड ब्रीफली, बहुत कम समय के लिए वो एक तरीके से हिस्ट्री में पाया जाता है। एंड एग्जिस्टेड विद हार्डली अ ट्रेस, और वो एग्जिस्ट हो गया यानी वो लुप्त हो गया, उसके बारे में डिटेल मिला ही नहीं आगे जाकर। ठीक है, जैसे 2-3 साल के लिए, 5 साल तक वो राजा होगा या 10 साल तक के लिए राजा होगा, फिर उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ उस राजा के साथ। ठीक है, कि लड़ाई हो गई, मर गया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला। विथ हार्डली अ ट्रेस, ट्रेस मतलब होता है कि कुछ छोड़ के जाना, ऐसी चीज़ जिससे आपकी पीछा किया जा सके, या बोलते ना उसने कुछ निशानी नहीं छोड़ी है, तो ट्रेसर वर्ड आपने सुना होगा, वो ट्रेसर लगा दिया गया है पीछा करने के लिए, तो वही ट्रेस मतलब निशानी, तो कुछ उसने निशानी नहीं छोड़ी जिससे उसके बारे में ज़्यादा डिटेल मिल पाए। किस राजा की बात हो रही है, इसमेनखरे के बारे में बात हो रही है, लेकिन जो कुछ समय के लिए राजा बना था अकहटेन की मृत्यु के बाद। एंड देन अ वेरी यंग ध्यान देना, टूटनखटेन, ध्यान देना, टूट अकहटेन, देखिए अकहटेन इसका नाम पहले ही था और उसमें टूट जुड़ गया, ध्यान दीजिएगा, यानी कि हो सकता है कि अकहटेन का ये बेटा हो, क्या हो, बेटा। अकहटेन क्या था, अकहटेन ध्यान देंगे आप, याद करेंगे तो अमेनहोप IV था वो, एमेनहोटेप IV था वो, ये क्या था, एमेनहोटेप IV, ये 4 था, यानी इसका जो बेटा ये क्या हुआ, ध्यान दो, टूट अकहटेन शायद 5 होगा, क्या 5 होगा, ध्यान देना, एमेनहोटेप 5 होगा। एमेनहोटेप III ने राज किया 40 साल तक, उसका बेटा आया, उसने तबाही मचा दी, उसकी मृत्यु हुई, फिर कुछ समय के लिए इसमेनखरे नाम का एक राजा आया,
उसके बाद जो राजा आया, यंग मतलब युवा राजा, टुट टुट अखटेन नामक, तो नाम से क्लियर हो रहा है कि ये इससे रिलेटेड है, यानी कि हो सकता है इसका बेटा हो। ठीक है, तो ये रिलेशन दिमाग में रखिएगा। टुटखटेन नामक एक राजा आया जिसने टुक द थ्रोन, थ्रोन मतलब जिसने राजगद्दी संभाली। किंग टुट एज ही वाइडली नोन टुडे, उसे आज आज जितने इतिहास के लोग हैं, इतिहास के बारे में जानते हैं, इजिप्ट के बारे में, वो टुट के बारे में जरूर जानते हैं। इसलिए लिखा है कि किंग टुट एज ही वाइडली नोन टुडे, जैसा कि उसे जाना जाता है राजा टुट के नाम से। उसका पूरा नाम क्या था? टुट अकटेन, लेकिन लोग उसे टुट नाम से बुलाते थे, बोल सकते निक नेम से बुलाते थे, है ना, घर का नाम या पेट नेम बोलते हैं। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टुट खमन। अब देखो, पिता जो इसका पिता था उसने भी नाम चेंज किया था अपना, है ना, उसने एमेनहोटेप 4 से अपना नाम अखटेन रखा था। अब बेटे का नाम क्या था? टुट अखटेन, उसने अपना नाम टुट अखटेन से बदलकर टुट अखमन। देखो ये लास्ट का ये वाला पकड़ना और लास्ट का ये पकड़ो, ये लिखा है अटेन, ध्यान दो। अटेन मतलब क्या था? किसका सेवक? उस सूर्य के डिस्क का, सूर्य का ये जो गोला प्रकार बनता है सिंबल, उसका क्या था? ये सेवक था। इसके नाम का मतलब एक था, ध्यान समझिए, इसके नाम का मतलब क्या था? सूर्य के उस प्रतीक का सेवक। अब यहाँ देखिए, टुट अख अमन। अमन कौन थे? याद करो, अमन वही भगवान थे जिसकी मूर्ति इसने तोड़ी थी, है ना। तो उसके नाम पर, यानी अमन का सेवक, अमन भगवान का सेवक। तो टुट अंख मन, है ना। हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आप इसको थोड़ा अच्छे से प्रोनाउंस करने की कोशिश करिएगा। टुट अंखमन मान लो नाम था उसका, ठीक है। उसने अपना नाम ये रख लिया। लिविंग इमेज ऑफ अमन, इसका मतलब क्या था? इसका जो मीनिंग था, एक तो मैंने बता दिया सर्वेंट ऑफ अमन, यहाँ मतलब है लिविंग इमेज ऑफ अमन, है ना, मतलब जीता जागता प्रतीक अमन का, उसने ये नाम रख दिया। ये जो है ये मीनिंग है इस वर्ड की, ध्यान दीजिएगा। एंड ओवर सॉ अ रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वेज, और उसने क्या किया? उसने फिर से दोबारा वही चीज़ ला दिया जो पुराने समय में आता था। रिस्टोरेशन मतलब फिर से उसने स्टोर कर दिया, फिर से उसने वही चीज़ें लागू करवा दी जो पहले लागू हुआ करती थी उसके दादा के समय, वो चीज़ें उसने क्या कर दी? लागू करवा दी। ही रेंड मतलब रेंड होता है, रेंड मतलब होता है राज करना। ही रेंड फॉर अबाउट 9 ईयर्स, उसने लगभग 9 साल तक राज किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और अनएक्सपेक्टेडली मतलब अचानक उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्योंकि उसका दादा 40 साल जिया, उसका बाप हो सकता है कुछ साल तक जिया होगा, 10 साल 15 साल तक राज किया होगा, ये सिर्फ 9 साल तक राज किया और अचानक इसकी मृत्यु हो गई। हो सकता है कोई बीमारी हो, कुछ हो, तो वैसे उसकी मृत्यु हो गई, या किसी लड़ाई में उसकी मृत्यु हो गई होगी, हमें पता नहीं डिटेल, हमें बस इतना पता है कि अचानक उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं। एक तरीके से हम हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कहानी के रूप में हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अखेटेन की मृत्यु के बाद एक रहस्यमय शासक इसमेन खकरे, तो को नाम याद करो, हो सकता है मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, कृपया करके इनका नाम याद रखो, जितने नाम मैंने बताए अभी, है ना। वो 3rd 4 वाला जो बंदे थे उनका नाम, फिर उस जो 4 वाला बंदा था उसका नाम चेंज हो गया तो क्या हुआ, जो नया राजा आया कुछ समय के लिए उसका नाम क्या हुआ, फिर जो उसके बाद जो युवा राजा आया उसका नाम क्या था, और उसने अपना नाम बदल के क्या रख लिया। ये 3-4 पॉइंट दिमाग में रखिएगा हमेशा, तब आपको फ़ायदा होगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखने में। अखेटेन की मृत्यु के बाद ये हो गया। इसमेन खकरे थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ और वह बिना कोई निशानी छोड़े ही लुप्त हो गया, यानी एक तरीके से मर गया होगा। तथा फिर बहुत छोटे यानी युवा टूटन खतेन ने गद्दी संभाली। वह टूट के नाम से प्रसिद्ध है। इस बालक राजा ने अपना नाम शीघ्र बदलकर टूटान खामुन यानी अमून की जीवित मूर्ति रख दिया। तो जो मैं प्रोनाउंस कर रहा था
टूटन खमून ये सब प्रोनाउंस कर रहा था वो गलत था। टूटान खामून सही प्रोनाउंसिएशन है, सही उच्चारण है, उसको इस तरीके से पढ़िएगा। अमून की जीवित मूर्ति रख दिया तथा पुराने ढंग की पुनः स्थापना का निरीक्षण किया, है ना। ओवरसो मतलब होता है कि चीज़ को देखना, देखभाल करना कि भाई हाँ हाँ ये ऐसे से कर दो, ऐसे से कर दो, मैनेजमेंट करना बोल सकते हो, मैनेज करना। उसने लगभग 9 वर्ष शासन किया वह फिर अचानक उसकी मृत्यु हो गई, और अचानक बाद में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बेचारे का राम राम सत्य हो गया। सबका होता है, हम लोग का भी होगा एक दिन। चलिए आगे देखते हैं। 13 लास्ट पैराग्राफ पढ़ा रहा हूँ मैं ये वाला। इसके बाद एक और वीडियो बनेगी, उसमें हो सकता है ये आपका वो वाला जो वीडियो होगा वो हो सकता है फाइनल वीडियो, ठीक है, क्योंकि आपको समझाना पड़ रहा है इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी पड़ जा रही है। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, है ना। और जो स्पेकुलेशन, देखो स्पेकुलेशन मतलब होता है बोलते अटकलें लगाना, अनुमान लगाना, और रिगार्डलेस यानी जो भी उसकी ख्याति थी, जो भी उसकी प्रसिद्धि थी, उसके बिना टट इज़ वन मम्मी अमंग मैनी इन इजिप्ट। अगर उसके हम ख्याति या उसके अटकलों पर हम ध्यान न दें, है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि टट की जो मम्मी थी, मम्मी ध्यान देना ये माँ वाली नहीं है, यहाँ मम्मी मतलब होती है बॉडी की बात हो रही है ना। वो जो मम्मी होती है बॉडी जिसमें पट्टे से लपेटा जाता है, बॉक्स में बंद कर दिया जाता है, वो टट इज़ वन मम्मी अमंग मेनी इजिप्ट में कई सारे मम्मीज़ को रखा गया है, संभाल कर रखा गया है, कुछ को गाड़ दिया गया है। तो उनमें से एक जो मम्मी है उसका वो जो होगी वो टट की ज़रूर होगी, ऐसा इसमें किताब में लिखा हुआ है, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया। हाउ मैनी कितने, नो वन नोज, मतलब ये जो कितने मम्मीज़ हैं टोटल, ये किसी को पता नहीं। हो सकता है 20 हो, 40 हो, 100 हो, 200 हो, 300 हो, 500, 1000 हो, 1 लाख हो, पता नहीं। द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट नाम, एक मुहिम चलाई गई थी, एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसका नाम था द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट, विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, जिसको शुरू किया गया, जिसको क्या किया गया, शुरू किया गया एक गणना के रूप में। इन्वेंट्री मतलब होता है गणना करना या एक लिस्ट बनाना, तो एक गणना के रूप में 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट। पूछ सकता है छोटा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, कि द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए, या ये कब शुरू हुआ था, ये बताओगे। 2003 में शुरू हुआ था, ठीक है। हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड स्टिल काउंटिंग। अभी तक उसने 600 मम्मी को उसने काउंट किया है, मतलब खोजा है, और अभी भी और काउंटिंग चालू है, यानी कि अभी और भी खोज बाकी है। ये कब की बात है? जब ये चैप्टर प्रिंट हुआ होगा। कब? ओरिजिनल बुक में। फिर ओरिजिनल बुक से इसको इसमें लाया गया, यानी कि आप मान सकते हैं अप्रॉक्स ये बात हो रही है 10 साल लगभग पहले की। 10 साल पहले 2003 की बात हो रही है। 2003 में जब इसको चालू किया गया होगा, 5-6 साल लगा हो। मान लो 2010 में 600, मान लो, गैस करो, मैं पक्का नहीं बता रहा हूँ, गैस करो, 2010 तक 600 मम्मीज़ को खोजा जा चुका होगा। ध्यान देना, मैं मम्मीज़ बोल रहा तो मम्मी मत समझना, अब तुम्हारी मम्मी माँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉडी की, उस बॉक्स की। द नेक्स्ट फेज, जो अगला क्रम था वो क्या था? यहाँ तक तो समझ में आ गया, पूरी कहानी समझ में आ गई। राजा कई साल तक राज किया, फिर उसका बेटा आया, उसने अपना नाम बदला, सब कुछ बदल दिया उसने, बंदे ने सब कुछ बिगाड़ दिया, बोल सकते हो तरीके से। फिर कुछ समय के लिए कोई एक और राजा आया, फिर हो सकता है एग्जैक्टली लिखा नहीं है लेकिन हम मान सकते हैं कि उसका बेटा था, वो राज किया, ठीक है। उसने सब कुछ फिर से सब कुछ सही कर दिया, ठीक, यहाँ समझ में आ गया। फिर क्या हुआ? 9 साल राज करने के बाद वो अचानक मर गया। फिर आगे की कहानी, अब पुरानी कहानी छोड़ दो, अब की कहानी बताया जा रहा है, अब 2003 के बाद की, कि वो जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट, उसमें टट की मम्मी पाई गई थी, जो ढेर सारी जो मम्मीज़ पाई गई थी उनमें से एक थी इजिप्ट में। और यहाँ बताया नहीं कि वो कितनी सारी मम्मीज़ होंगी, शायद ये तो बस काउंट किया है ना कि 600 हो सकती हैं, कई सारी हों, यहाँ बस 600 काउंट हुआ था। द नेक्स्ट फेज, स्कैनिंग द मम्मीज विद द पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी
एंड सीमन इट्स मैन्युफैक्चरर। ठीक है, अब देखो यहाँ समझो, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमन नाम की एक कंपनी थी जो मैन्युफैक्चरिंग करती थी। ध्यान दो, मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है जो उस प्रोडक्ट को बनाती थी। प्रोडक्ट क्या था? पोर्टेबल सीटी मशीन। सीटी मतलब वही स्कैन वाली मशीन, बॉडी स्कैन करने वाली मशीन। तो वो मशीन क्या थी? वो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमन नाम की एक कंपनी थी जो ये मशीन बनाती थी, इसको मैन्युफैक्चरर कहते हैं। उसने पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेट किया था, यानी दान किया था। किसको दान किया होगा? इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट वालों को, मतलब जो भी 10-20-100 लोग की जो टीम गई होगी उसको ये जो कंपनी थी सोसाइटी एंड सीमन ग्राफिक, ये वाली नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमन, इसने डोनेट किया था यानी दान किया था। किसको क्या दान किया था? पोर्टेबल सीटी मशीन। किसको दान किया था? द इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट के लोगों को दान किया होगा। समझा गया? किसने किया? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमन नाम की कंपनी थी, उसने किया। क्या उसने डोनेट किया? पोर्टेबल सीटी मशीन, इसमें बॉडी स्कैन होता है, वो उसने डोनेट किया। किसको किया? द इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट को। ठीक है। किंग टुट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ। ठीक है, वो जो सीटी स्कैन के लिए जो मशीन थी उसमें किंग टुट, राजा टुट पहला ममीज था। यानी कई सारे ममीज को एक साथ 5-6 या 2-3 ममीज को चेक किया गया होगा। उन 2-3 ममीज में टुट, राजा टुट पहला मम्मी था जिसको स्कैन किया गया था मौत के बाद, या स्कैन्ड इन डेथ, यानी जब उसकी मृत्यु होगी तब उसका स्कैन होना, तो उसको बोलते हैं स्कैन्ड इन डेथ। तो वो पहला मम्मी था जिसका स्कैन हुआ। सिंपल मतलब ये समझो, एज इन लाइफ मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। जैसा कि वो बड़े ही राजशाही तरीके से, देखो रीगली मतलब होता है कि बड़े ही शानो शौकत से। तो जैसे वो राजा था, जब वो राजा हुआ करता होगा तो जब भी कुछ सामान लेने जाता होगा तो वो आगे जाता होगा कि भाई हम राजा हैं, हम ये काम करेंगे, हम वो करेंगे। ऐसा करता होगा ना शायद कि भाई ये हम करेंगे, सबसे पहले हमें ये करना है, ऐसे कुछ होता होगा ना। या कुछ आता होगा, कोई बाहर से कोई सामान आता होगा तो पहले राजा को कहा जाता होगा, राजा ये आपके लिए है। तो ठीक वैसे ही जो राजा किंग टुट था उसकी जो मम्मी थी वो पहली मम्मी थी जिसको स्कैन किया गया था। यहाँ तो समझ में आ गया। जैसे कि वो जब वो जीवित था, एज इन लाइफ, यानी जब वो जीवित था, जैसे वह अपने प्रजा से पहले, अहेड ऑफ मतलब पहले, अपनी प्रजा से पहले जैसे वो कोई काम करता होगा, ठीक वैसे यहाँ भी अपनी प्रजा से पहले उसका स्कैन हुआ। यानी फर्स्ट जो बंदा था वो कौन था? राजा, जिसका स्कैन हुआ, और उसका क्या नाम था? किंग टट नाम था। समझ आ गया यहाँ तक? इसका हिंदी देखते हैं। उसकी ख्याति तथा उसके भाग्य के विषय में के अटकलों की ओर ध्यान दिए बिना टूट मिस्र की कई मम्मियों में से एक है। कितनी? कोई नहीं जानता। मिस्र एक मम्मी प्रोजेक्ट जिसमें 2003 के अंत में गणना शुरू की, अब तक लगभग 600 की गणना कर चुका है। लगभग कितने लोग की गणना कर चुका है? 600 की। वह गिनती अभी भी निरंतर, यानी गिनती अभी काउंटिंग पे है। ये तब की बात है, ध्यान देना, अभी की नहीं, तब की जब ये प्रिंटिंग में प्रेस हुई। किताब नहीं, ये किताब नहीं जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ये जो स्टोरी, जहाँ से किताब, जिस स्टोरी को इस किताब में छापा गया है, उस जो ओरिजिनल स्टोरी होगी वहाँ जब छापा गया होगा तब की बात हो रही है। तब तक 600 मम्मीज़ का खोज हो चुका था। अगला पद, यानी अगला फेज़, अगला जो बोल सकते हैं अगला जो चरण था, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी व सीटी मशीन का निर्माता सीमन द्वारा दान की गई में दी गई। ये जो मशीन थी सीटी मशीन, इसको ये नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी व सीटी मशीन का निर्माता सीमन द्वारा दान कर दिया, उनको दान कर दिया गया। भाई जाइए आपको दान कर दिया जा रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ तक समझ में आ गया। सुबह सीटी मशीन द्वारा मम्मी का पर्यालोकन करना, यानी इसका जो मीनिंग है, इसका ज़्यादा समझिए मत, इसका मीनिंग ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि आगे लिखा हुआ है। राजा टूट की मम्मी, यानी राजा टूट की बॉडी, यहाँ मम्मी मतलब बॉडी समझो, बॉडी सबसे पहले पर्यावलोकन
होने वाली मम्मियों में से एक थी। ठीक है, यानी वही सीटी स्कैन का शुद्ध यहाँ पे मीनिंग दे दिया पारेलोकन। तो जो पारेलोकन यानी सीटी स्कैन हुआ था, तो राजा टूट पहली मम्मी थी जिसका ये हुआ था, क्या हुआ था, स्कैन हुआ था। अपने जीवन की तरह मृत्यु में भी वह देशवासियों से राजसी ढंग से आगे बढ़ा। मतलब प्रजा से पहले राजा आगे बढ़ता है ना, कोई कुछ भी हो तो प्रजा से पहले राजा वो संभालता है, चाहे वो लड़ाई की बात हो, चाहे कुछ और बात हो, अच्छी बात हो। ठीक वैसे ही मृत्यु के बाद भी प्रजा से पहले उसका स्कैन हुआ। इसका मतलब यही है, राजा का स्कैन हुआ। जैसे जीते समय वो करता था, वैसे मृत्यु के बाद भी उसके साथ हुआ। क्लियर, समझ में आ गया। अब 14वां पैराग्राफ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। मुझे पता है कई लोग को लगा होगा कि एक ही चीज़ बार बार क्यों समझा रहे हैं, इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि 10 में से 8 लोग को एक ही बार समझाने में आ गया हो, लेकिन जो मेरे वीडियोस देख रहा हो सकता है 2 बंदे ऐसे हों 10 में से जिनको उतना क्लियरली नहीं समझ में आता हो, तो उनको इतना डिटेल समझाना पड़ता है, उनको एग्जांपल देना पड़ता है ताकि उन्हें समझ में आए कि हाँ अच्छा इसका मतलब ये है, तो वो रिलेट कर सके। इसलिए मैं इतना डीप में जाके समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए, 10 के 10 समझ में आ जाए जो वीडियो देख रहे हैं। ठीक है ना। कोई डाउट परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर दीजिएगा। मैं अब कोशिश करूँगा रेगुलर आपकी वीडियोज़ डालते रहूँ। ठीक है ना। अब मुझे टाइम थोड़ा मिलने लगा है तो अब मैं वीडियोज़ रेगुलर डालने की कोशिश करूँगा। वीडियोज़ अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।